नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में दी गई उस आकृति का जो है वो क्या करना है, चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ जो होगा अगला टर्म वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि दी गई आकृति श्रृंखला में प्रत्येक अगले आकृति में मध्य के चिन्ह बाई के चिन्ह बन जाता है। जो मध्य का ये बीच वाला जो है वो बाहर चला जाता है और मध्य में एक नया चिन्ह आ जाता है। अगर त्रिभुज है तो ये चतुर्भुज नया चिन्ह आ जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है वो बाहर चला गया और ये फिर एक नया आ गया। इसमें क्या देखेंगे कि ये बाहर चला जाएगा और यहाँ पर एक नया आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये जो हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चयन कीजिए। यहाँ है MICS से जो है LHBR किया गया है। अगर M से -1 करते हैं तो L होगा, I से जो है -1 करेंगे तो H होगा, C से -1 करेंगे तो B होगा, S से -1 करेंगे तो R होगा। इसी तरह J से अगर हम -1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। R से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R से -1 करेंगे तो Q होगा। तो IQ किस में आंसर हो रहा है, तो एक ही में आ रहा है, डी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ 85 से 84 गया है, ये एक माइनस में हो रहा है। 84 से जो है ये 92 है, कितना 8 हो रहा है प्लस में। 92 से 83 है -9 हो रहा है। 83 से 147 है, ये क्या हो रहा है, 83 से 147 जा रहा है, ये हो जाएगा 64। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 के स्क्वायर है, 8 जो है वो 1 के स्क्वायर है, 2 के ये क्यू है, 9 जो है 3 के स्क्वायर है, 64 जो है वो क्या है, 4 के क्यू है। तो अगला बार जो होगा वो 5 के स्क्वायर होगा यानी 25 होगा, जो कि माइनस में होगा। तो 147 - 25 हो जाएगा कितना, 122 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 122, क्योंकि एक बार स्क्वायर में है, एक बार क्यू में, स्क्वायर में क्यू में है, एक एक संख्या को बढ़कर ये किया गया है, और एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस से सीरीज चला हुआ। आंसर जो हो जाएगा वो है ए हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न पे आते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का, कुछ मेज जो है वो क्या है, सफेद है। ये हो गया मेज हो गया, और कुछ मेज जो है वो क्या है, सफेद है। ये हो गया सफेद। उसके बाद कह रहा है कि कोई सड़क सफेद नहीं है। सड़क जो है सबसे अलग है, तो ये होगा कोई सड़क जो है सफेद नहीं है। अब देखते हैं, कोई सफेद सड़क नहीं है, बिल्कुल कोई सफेद सड़क नहीं है, सही है। कोई सड़क मेज नहीं है, ये गलत है। कोई सफेद मेज नहीं है, ये गलत है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो एक अनुसरण कर रहा है, तो सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण MN को उस आकृति की दाईं ओर रखने पर बनेगा। तो यहाँ पर रखने पर ये इस तरह बनेगा, ऐसे होगा, और यहाँ पर जो है 2 सुनाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। चलिए छठा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। घूर्णन के जो है वो अनुमति नहीं दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि किसमें ये छुपा हुआ है। यहाँ से ये और ये जो है वो मिल रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को खाली स्थान के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। तो ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया था। क्या है, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में। जब तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो किसी भी तत्व से शुरू करते हुए न्यूलैंड के ऑक्टेट के नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण शुरुआती तत्व के गुणों के पुनरावृत्ति होता है। लेकिन न्यूलैंड्स का अवलोकन नियम जो है वो केवल कहाँ तक लागू रहा, कैल्शियम तक ही लागू रहा। क्या, कैल्शियम तक ही रहा, यानी इसका जो लिमिट है वो कैल्शियम तक ही है। नेक्स्ट है, एक धातु के टुकड़े का आयतन जो है वो 500 सेंटीमीटर है, क्यों है, एवं इसका घनत्व 2 GM/cm है 3। तो जो कमानीदार तुला स्प्रिंग बैलेंस से लटका हुआ है जिसका 1/4 आयतन जल में डूबा हुआ है, कमानीदार तुला का पठन जो है न्यूटन में क्या होगा। कह क्या रहा है कि एक जो है वो लटका हुआ है किससे, कमानीदार तुला से लगा हुआ। मान ले कि इस तरह के यहाँ पर जो है वो जल भरा हुआ है, यहाँ तक जो है वो पानी भरा हुआ है। इसमें एक जो है यहाँ पर इस तरह का ये कमानीदार तुला जो है यहाँ पर ये लगा हुआ है, कमानीदार। कह रहा है
इन दोनों के जो है ये V हो गया, और ये पानी में जो डूबा है वो V/4 है। कह रहा है कि 1/4 आयतन जल में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर जो होगा कमानीदार तुला का पठन धातु के टुकड़े का आभासी भार के बराबर होगा, यानी माना कि धातु के ब्लॉक का आयतन जो कितना है तो वो V1 है, और उसका घनत्व जो है, घनत्व कितना है, D है। जल का घनत्व कितना हो जाएगा, तो जल का घनत्व हो जाएगा वो dW, क्या है, dW। अब V/4 भाग जो है जल में डूबा हुआ है, तो आभासी भाग, जो आभासी भाग है भाग, वो W मान किस प्रकार हो सकता है, तो आभासी, यहाँ पर लिखते हैं आभासी भार बराबर जो हो जाएगा वो वास्तविक भार, वास्तविक भार माइनस क्या हो जाएगा, उत्प्लावन, क्या है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जो लग रहा है वही आभासी भार हो जाएगा। वास्तविक भार से उत्प्लावन बल अगर घटा देते हैं तो वही आभासी भार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा VdG माइनस V/4 dWg आएगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक भार जो है, वास्तविक भार जो है वो कितना है, mg है। mg को लिख सकते हैं dVg, लिख सकते हैं क्या, dVg। बस अब यहाँ पर क्या है, मान रख देना है। आइए मान रखते हैं, ये होगा 500 गुना 10 के पावर -6 गुना 10, 2 गुना 10 के पावर 3 इंटू 1 गुना 10 के पावर 3/4 होगा। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 500 गुना 10 के पावर -5, 8 गुना 10 के पावर 3 माइनस 10 के पावर 3/4 आ जाएगा कितना, 8.750 न्यूटन आ जाएगा। कितना, 8.750 न्यूटन। डी जो हमारा है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो हमें देखना होगा कि कौन सा है जो एक समान से गति से चलता है। अगर मान लें कि ग्राफ V और T के में रहता और इस तरह से जाता, तो V यहाँ पर क्या है, नियत है, नियत है। तो ये जो जा रहा है वो एक समान गति से जा रहा है। लेकिन अगर V और T का इस तरह ग्राफ है, ये इस तरह के ग्राफ है, तो यहाँ हो जाएगा V बराबर AT। ये जो जा रहा है वो एक समान त्वरित से जा रहा है। क्या है, एक समान त्वरित से। तो हमारा जो ये आ गया वो एक समान त्वरित से जा रहा है, एक समान त्वरित से जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि समय के साथ जो है वो डिस्टेंस क्या है, घटता, समय बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी घटता जा रहा है, और फिर क्या है, समय बढ़ रहा है, डिस्टेंस जो है ये बढ़ रहा है। तो ये कुछ और ही है। और S और T में यहाँ पर देख रहे हैं कि समय भी बढ़ रहा है और क्या है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। यानी V जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो सरल रेखीय है, यानी एक समान है। तो यहाँ पर जो है S और T का जो ग्राफ होगा वो एक समान होगा। क्या है, एक समान गति वाला होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 9 के A होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हिस्सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम से भरा जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A, अफबाउ नियम। क्या है, अफबाउ का प्रिंसिपल बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को एक विशेष क्रम में भरा जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न मुख्य ऊर्जा स्तरों में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें कोष कहा जाता है। अब मुख्य ऊर्जा स्तरों के जिन उप ऊर्जा स्तरों में विभाजित किया जाता है उससे जो है उपकोष कहा जाता है। क्या है, उपकोष कहा जाता है। अफबाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही अफबाओं का जो है वो क्या है, नियम है। तो इस तरह के यहाँ पर करना होगा, एक बना दिया गया है। तो ये होगा 1s से शुरू करना होगा, फिर 2s करना होगा, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, और फिर ये 3d 4p 5s। इस तरह के जो है एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ते हुए जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो 1s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 3, क्या होगा 3p ग्रेटर देन 4s ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4p ग्रेटर देन 5s। इस तरह का सीरीज में रहेगा, इसे अफबाउ नियम कहते हैं। अगला है सूची 1 और सूची 2 को जो सुमेलित करना है। विटामिन बी के कमी से जो है, विटामिन B1 का जो है कमी से कौन सा होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थायमिन। क्या है, थायमिन। ये रासायनिक नाम है, कारण यहाँ नहीं है, ये रासायनिक नाम है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन है। और विटामिन B5 का जो नाम है रासायनिक नाम वो पेंटाथोनिक अम्ल है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, 4 1 3 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि L बराबर m के पावर 2x है, m बराबर क्या है, n के पावर 2y है, और n बराबर जो है l के पावर 2x है। अब यहाँ पर क्या करना है कि l बराबर लिखना है m के पावर 2x, m का मान कितना है n 2y।
m के जगह पर 2y लिख दिए और ऊपर जो है ये वाला ये 2x यहाँ पर लगा दिए, तो ये कितना हो गया, n के पावर 4x बाई हो गया, 4x बाई हो गया। अब l बराबर क्या है, n के पावर जो है 4x बाई, n के जगह पर ये है तो फिर से रख देते हैं, ये l के पावर 2x के हो गया 4x बाई हो जाएगा। यानी जब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा l बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8x बाई जेड हो जाएगा, क्या है 8x बाई जेड हो गया। और ये l जो है यहाँ पर 1 चार्ज है, यानी 1 बराबर 8x बाई जेड हो गया, x बाई जेड बराबर हो गया 1/8, यानी आंसर हमारा कौन सा आ गया, वो C आ जाएगा। पावर पावर जो ये होता है वो दोनों बराबर होता है, l के ऊपर कुछ नहीं तो यानी 1 है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न की रेल एक आधे टिकट के लिए पूरे किराए का आधा तथा आरक्षण शुल्क उतना ही देना पड़ता है जितना पूरे टिकट के लिए देना होता है। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक के लिए एक प्रथम श्रेणी के आरक्षित टिकट की लागत 2530 रुपया है। साथ ही ए से बी तक के लिए एक प्रथम श्रेणी टिकट और एक प्रथम श्रेणी आधे टिकट की लागत 3810 रुपये है। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक प्रथम श्रेणी का पूरा किराया ज्ञात कीजिए तथा एक टिकट पर आरक्षण शुल्क भी हमें ज्ञात करना है। माना कि प्रथम श्रेणी का पूरा किराया जो है वो कितना है, x है, तथा एक टिकट पर आरक्षण शुल्क जो है वो कितना है, 22 है। दोनों जो है x और 22 मान लिया। अब कह रहा है x प्लस 22 जो लगा वो कितना लगा, 2530 लगा, ये फर्स्ट में। दूसरा शर्त में कह रहा है कि x प्लस 22 अब प्लस जो है x/2 अब प्लस 22 लगा, क्योंकि आधे टिकट का ये दाम लगा, तो ये हो गया 3810। जब इसे हल करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 7620, ये दूसरा हो गया। बस 1 2 के हल करेंगे, x का मान आ जाएगा 2500 और y का मान आ जाएगा 30, तो हमें निकल गया। क्योंकि हम जो y माने थे वो क्या माने थे, शुल्क, आरक्षण शुल्क, क्या है आरक्षण शुल्क माने थे, और ये जो है वो किराया माने थे प्रथम श्रेणी के। यहाँ पर जो लगा वो हाफ टिकट लगा था, क्या है आधे, क्या प्रथम श्रेणी का आधे टिकट की लागत जो है करा था, तो ये हो गया 3810, ये हो गया 2530, जो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे अपने घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। अगर मान लिया कि यहाँ पर घर है और यहाँ पर ये कार्यालय है, क्या है कार्यालय है, यानी इन दोनों के डिस्टेंस अगर d है और पहुंचता है कितना t बराबर, तो वो 1.5 घंटा में पहुंचता है, यानी हो जाएगा 3/2 घंटा में पहुंचता है। कह रहा एक दिन उसे अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा की। 1/3 जो है वो दूरी यात्रा की 3/4 से। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचता है तो रविंद्र ने अपनी समान गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष भाग को किया था। शेष भाग कितना बचा है, तो ये बचा है 2/3 को, उसको यात्रा किया है, जितना भी किया होगा स्पीड बढ़ाएगा उससे क्या किया 22 गुना बढ़ाया है, क्या है उसे 22 मान लेते हैं कि 22 गुना बढ़ाएगा, कितनी गुना यात्रा शेष हिस्से की यात्रा कितनी गुनी गति पर किया है। तो यहाँ से हम फार्मूला से निकाल लेंगे, क्या है कि माना कि घर से कार्यालय की दूरी जो है वो d किलोमीटर है, क्या है d किलोमीटर। चाल जो है उसका कितना है, चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर है, और जो चाल बढ़ाया है वो है 22 गुना, क्या है 22 गुना जो है वो 22 गुना गति बढ़ाया है, क्या है बढ़ाया है। अब यहाँ से क्या है फार्मूला में देखिए कि d/3 डिस्टेंस को वो क्या किया है, d/3 डिस्टेंस को तय किया है 3x/4 से, अब प्लस 2d/3 डिस्टेंस को ये तय किया है x चाल से, लेकिन 22 बढ़ा के किया है, यानी x गुना 22 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा समय कितना लगा है, लगना तो है 3/2 ये समय। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा d/3 गुना 4/3x प्लस 2d/3x 22 हो जाएगा बराबर 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4d/9x प्लस 2d/3x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से d/x जो है कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये होगा 2/3 बराबर कितना है 3/2, क्या है 3/2 है। अब हमारे पास तो एक इक्वेशन यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल है x और y है, एक को तो हटाना होता है। t बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, यानी ये कितना है d/x है, और t हमारा दिया हुआ है कितना 3/2 दिया हुआ है, क्योंकि तो फिक्स है, तो d/x का मान जो है इसका रख देंगे 3/2, तो यही 3/2 रख दिए हैं, 4/9 प्लस 2/3 बराबर 3/2। अब यहाँ से मान जो है y का मान आ जाएगा कितना
बाई निकालिएगा तो 6/5 आएगा। यही पूछ रहा है कि कितना गुना, तो 6/5 होगा। सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण का सबसे उचित हल निकाले। सबसे जो है उचित हल निकालना है तो पहले इसका क्रिया होगा, यहाँ पर सिंपल सा बोर्ड मास लगा देना है। तो ये हो जाएगा आंसर जो वो सी हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या है, 14 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुबीक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि हुई। कितनी, 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत का कितना बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर है माना कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य बराबर x है। अब प्रश्नानुसार x गुना जो है 88 है ना, x गुना 88/100 बराबर क्या है, 198। x बराबर जो आ जाएगा 225 आ जाएगा। क्या है, 225 आ जाएगा। 8% लाभ के लिए वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा, तो 225 गुना 108/100 कर देना है, आ जाएगा 243। क्या है, 243। तो उसे कीमत कितना बढ़ाना चाहिए था, तो यानी क्रय मूल्य से ये कर देना 243 जो हो गया ये, अब माइनस जो है 198 बराबर क्या हो जाएगा, 45। क्या बढ़ाना पड़ेगा, 45। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 243 माइनस 198, अभिष्ट वृद्धि जो होगा वो 45 होगा। भारत में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहास विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत को नेपोलियन कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुए जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। समुद्रगुप्त ने अश्मेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण किए थे। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत में पहला जो है वो सीमेंट संयंत्र, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कब स्थापित किया गया था, तो 1904 ईस्वी में। ये 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था, परंतु सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 ईस्वी में मद्रास में स्थापित कारखानों में प्रारंभ हुआ। हालांकि ये दोनों सफल नहीं हो पाया। पहला सीमेंट कारखाना 1912-13 ईस्वी में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया। सीमेंट उद्योग का मुख्य कच्चा माल जो होता है वो चूना पत्थर होता है। 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा डी। 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा से जोड़ा गया था। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गुर्दे। क्या है, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय को अध्ययन करता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे का। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है। अगर इस तरह के काउंट करेंगे, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, ये 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ 7 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 7 त्रिभुज हो जाएगा। 13 सितंबर 2023 को बुधवार है, तो 30 अगस्त 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें चलना होगा 13 सितंबर 2023 से 13 सितंबर 2030 तक। तो विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगा 5 प्लस 2 गुना 2 जो है वो लीप ईयर। क्या है, 2023 से 2030 में 2 लीप ईयर, यानी वो 5 2 7 2 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से हो गया, पहले तो 5 संख्या हो गया, फिर 2 गुने लीप ईयर, यानी 9 भागा हो गया वो 7 हो गया। क्या है, 9 भागा 7 बराबर 2 शेषफल आ गया। क्या है, 2 शेषफल। अब बुधवार था तो प्लस 2 दिन हो जाएगा, ये शुक्रवार हो गया। क्या है, शुक्रवार हो गया। कितना, शुक्रवार हो गया। अब क्या करना होगा, 30 अगस्त 2030 से 13 सितंबर 2030 तक के विषम दिनों की संख्या जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। अब भागा 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी शुक्रवार ही रह जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो शुक्रवार होगा, 22 का बी हो जाएगा। क्या है, 20 हो जाएगा। कथन है कुछ सेब संतरे है, कुछ जो सेब है वो संतरे है। यहाँ ये अगर संतरा है तो कह रहा है कुछ सेब जो है वो संतरे है, ये हो जाएगा सेब हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है
कि सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे जो हैं वो केले हैं, ये हो जाएगा केले। और सभी केले जो हैं वो क्या है, आम है, ये हो जाएगा आम, ये होगा आम होगा। कुछ आम जो है वो संतरे हैं, कुछ आम जो है वो संतरे हैं, सही। कुछ केले सेब है, ये सही। आंसर हो जाएगा दोनों जो है अनुसरण है, बी जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच के एक निश्चित संबंध के आधार पर इतना इतना में एक निश्चित प्रकार से संबंध है और इतना इतना में भी संबंध है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए CMSU निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये देखना है। तो कह रहा AFKQ जो है BELR से संबंध देखना है। A से B गया +1, F से जो है -1, K से L गया है, ये +1, Q से R गया है, ये +1 हो जाएगा, क्या है +1 हो जाएगा। उसी तरह क्या है कि बीच वाला जो सेकेंड है वो सिर्फ -1 से है और सभी जो है प्लस से संबंध है। तो CMSU के देखते हैं, ये +1 करेंगे तो D होगा, M से -1 करेंगे तो L होगा, ये +1 करेंगे तो T होगा, इससे जो है +1 करेंगे तो B होगा। आंसर हमारा आ जाएगा A हो जाएगा। गद्य साहित्य और पद में, साहित्य के अंदर ही आता है गद्य पद। अगर मान लिया कि ये साहित्य है तो ये जो हो जाएगा वो गद्य हो जाएगा और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में खाली स्थान पाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मेढक की बात करें तो मेढक में 20 जोड़ी क्या है, 20 जोड़ी पाया जाता है। गेहूं में कितना पाया जाता है, 21 जोड़ी पाया जाता है। खरगोश की अगर बात कर लेते हैं, खरगोश के गुणसूत्रों की संख्या 22 जोड़ी। कबूतर में कितने रहते हैं, तो वो 40 जोड़ी क्या है, 40 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अबार्थ सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को खाली स्थान द्वारा दर्शाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा बी समूह संख्या, ग्रुप मेंबर के द्वारा दर्शाया जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोष संख्या सेल नंबर, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करता है तो उसके साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है, इन ऊर्जा को मात्रा का जो है सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, सही जो है सुमेलित नहीं है, तो लैक्टोस जो है खट्टा दूध, ये सही सुमेलित नहीं है। लैक्टोस खट्टा दूध नहीं है। दूध पायस है, यह द्रव में द्रव का परिक्षेपण है। लैक्टोस एक प्राकृतिक शर्करा है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और दूध के हल्के मीठेपन के कारण होता है। दूध लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जो है वो खराब होता है, क्या है, खराब होता है। और मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण जो है दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर सही है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी सही है, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस में, ये सब सही है। सहसंयोजक बंधक दो परमाणुओं के बीच जो है द्वारा बनता है, क्या है, बनता है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सहसंयोजक बंधक दो परमाणुओं के बीच जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फार्मूला CH3CH2OH जो है, इसको Cu के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CH3CHO प्लस H2O प्राप्त होगा। HCHO जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और इसके 40% के जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, X को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना Y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। तो X अनुपात Y का मान क्या हो जाएगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा समय। तो प्रश्न में कह रहा है कि X गुना 7 गुना 9 बटा 100 बराबर है Y गुना 16 गुना 5.25 बटा 100। ये 100 नीचे कट जाएगा, X बटा Y जो आ जाएगा 16 गुना 5.25 बटा 7 गुना 9 बराबर हो जाएगा 4/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत जो है वो 70 है। उमर और श्यामला द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामला और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामला द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, जितेंद्र प्लस उमर का कुल स्कोर जो होगा वो कितना हो जाएगा 70 गुना 2। उमर प्लस श्यामला के हो जाएगा कितना, कुल स्कोर 56 गुना
2 हो जाएगा। और श्यामला प्लस जितेंद्र का जो होगा वो कितना हो जाएगा 78 गुना 2। अब सबको जोड़ देंगे तो 2 गुना आ जाएगा जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामला बराबर आ जाएगा कितना 408 आ जाएगा। क्या है 408। तो यहाँ पर अभिष्ट जो है आ जाएगा, क्या हो जाएगा 408 आ गया। जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामला जो हो गया वो 408 आ गया। तो ये जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामला बराबर हो जाएगा 408 बटा ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या है 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा 204। क्या है 204। और 204 जो है आ गया। तो औसत निकालना है तो 204 में अगर हम 3 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 6 18 2 24 8 24। औसत जो है वो कितना आएगा 68 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है बी हमारा हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न जो कह रहा है कि निम्नांकित ग्राफ जो है वो 2 शहरों एक्स और वाई में अलग अलग वर्षों में तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है कि किस शहर में वर्ष 1998 से 2001 के बीच तेज गति के लिए पकड़े गए वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है और किस वर्ष दोनों शहरों में पकड़े गए वाहनों की संख्या का अंतर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर शहर एक्स में पकड़े गए वाहनों की संख्या की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 119 प्लस 99 प्लस 141 प्लस 78 प्लस 120 प्लस 159 बराबर 716। और शहर बाई के लिए पकड़े गए 139 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 128 प्लस 107 प्लस 148 बराबर 742। अतः शहर बाई में पकड़े गए वाहनों की संख्या जो है सबसे अधिक है। क्या है सबसे अधिक है। अब वर्ष 1999 में वाहनों की संख्या का अंतर 1999 की बात करें तो यह है 141 माइनस 100 बराबर 41। और 2000 में वाहनों की संख्या का अंतर 128 माइनस 78 कितना हो जाएगा 50 होगा। तब वाहनों की संख्या का अंतर वर्ष 2000 में अधिक है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए जो है वो सही हो जाएगा। इधर बाई भी हो जाएगा, इधर 2000 में। अगला है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ों का जो है वो बहुलक है। बहुलक बराबर क्या होता है अधिकतम बारंबारता बराबर परिक्षेपण। तो यहाँ पर देखिए कि 48 1 है 2 है 3 है 4 है। 48 यहाँ 4 मिल रहा है, लेकिन और भी अगर 43 को देखते हैं तो 43 है 1 है 2 है 3 है और 43 कहीं नहीं है। अगर 50 को हम देखते हैं तो 50 भी 1 है 2 है और 3 है, सब 3 3 है, ज़्यादा 48 वाला ही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 48। अगला प्रश्न है 10 वर्ष पहले और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। यानी ए का है, ये बी है, इसका अनुपात जो था 5:9 था 10 वर्ष पहले। क्या है 10 वर्ष पहले। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाएगा। ये 10 वर्ष पहले था, इसको लिख सकते हैं, थोड़ा 2 से गुना कर देते हैं, ये 10 हो गया, ये हो गया 18 हो गया। अब कह रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का अनुपात जो है 15 और 17 है, 15 और 17 है। इसे भी थोड़ा गुना कर देते हैं 4 से, 15 4 60 और इसे भी कर देते हैं 4 से, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 68, ताकि मुझे कैलकुलेशन में आसान हो जाए। अब कह रहा है कि अंतर कितना है, ये 10 से 60 जो हो गया ये 50 का अंतर है, ये 18 से 68 भी, ये कितना का अंतर है 50 का अंतर है। अब ये 10 वर्ष पहले था, ये 15 वर्ष बाद है, इसका अंतर कितना हो गया 25 वर्ष का है। यानी 60 जो है यूनिट, ये क्या अंतर है 60 50 यूनिट है, ये 50 अंतर हुआ। 50 यूनिट बराबर कितने सालों में बदला है 25 वर्षों में बदला है। यानी 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया 1 यूनिट बराबर हो गया हाफ वर्ष। क्या है हाफ वर्ष। अब कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो है एक की आयु कितना है, तो 15 वर्ष बाद एक की आयु 60 है, तो 60 गुना हाफ बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। क्या है 30 वर्ष। आंसर हमारा कौन से आ गया डी हो गया, डी हो गया। आप इससे भी बना सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट से है, उसका थोड़ा बता देते हैं। मान लिया कि वर्तमान में x मान लीजिए, एक का y मान लीजिए, या a माने है, ये y ही रहने दीजिए, और a माइनस 10 बटा y मैंने b माइनस 10 बटा कितना हो रहा है 5/9 है। आगे अब क्या हो माइनस में होगा दोनों, a माइनस 10 और b माइनस 10, 5/9। दूसरा एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा a प्लस 15 बटा b प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 15/17। इस दोनों इक्वेशन से भी सोल्व कीजिएगा तो हमारा ए बी का मान आ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस अवधि के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए 1951 से 56 के लिए लागू किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित विकास 2.1% की बजाय 3.6% के जो है वो वृद्धि हुआ था। और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, हेराल्ड क्या है, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। स्थानीय भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्या है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1980 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने लॉर्ड रिपन को भारत के वायसराय के रूप में जो है नियुक्त किया था। और लॉर्ड रिपन ने कलकत्ता के संबोधन में कहा था कि आप मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से नहीं, मेरे कार्यों से करना। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऋषभनाथ को। क्या है? ऋषभनाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। अरिष्ट नोमी को 22वें माना जाता है और 23वें पार्श्वनाथ को माना जाता है। 24वें जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का जो है वो उत्तर दीजिए। बाएं से अपना दाएं इस तरह है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी जो है वो एक प्रतीक ही है? तो अगर मान ले कि यहाँ देखते हैं कि एक प्रतीक है, उसके बाद अगर देखते हैं तो कौन सा हमारा हो जा रहा है? कोई नहीं आ रहा है, यानी एक ही जो है वो हो रहा है, यानी आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा। 6 व्यक्ति जो है पी, क्यू, आर, एस और टी, यू प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी सबसे लंबा व्यक्ति है, पी जो है वो क्या है? सबसे लंबा व्यक्ति है। उसके बाद कह रहा है आर केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, यानी आर जो है वो पीछे से एक और कोई है जो लंबा है। पी जो है वो सबसे लंबा है। एस यू से लंबा है, यानी एस जो है वो किससे है? यू से लंबा है। यू आर से लंबा है, यू जो है वो आर से लंबा है। ठीक 3 व्यक्तियों की लंबाई टी और क्यू के बीच में है, टी और क्यू के बीच में है, यानी क्यू जो अगर पीछे है, टी यहाँ पर देंगे तो ये लगभग आ रहा है 3 व्यक्ति, 1 2 3 आ रहा है टी और क्यू के बीच में, जबकि टी क्यू से लंबा है। तो टी को इसलिए हम पहले रखें, टी जो है क्यू से लंबा है। सभी 6 व्यक्तियों में से किसकी लंबाई सबसे कम है? तो क्यू का है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न की, एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में जो है वो खड़े। अशोक जो है वो दाएं सिरे से 16वें स्थान से है, यहाँ से जो है वो कहाँ पर है? 16वें स्थान पे है। जबकि अरुण जो है बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। क्या है? बाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। यहाँ पर जो है वो अरुण है और यहाँ पर जो है कौन है? अशोक है। क्या है? अशोक। क्या है? अशोक है। ये हो गया बाएं सिरा और ये हो गया दाएं सिरा। अशोक और अरुण के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हुए हैं? तो बाएं सिरे से 19वां और 16वां है, तो बाएं सिरे से अशोक का स्थान कितना होगा? बाएं सिरे से अशोक का स्थान अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30 - 16 + 1 बराबर 15वें स्थान। ये आ गया 15वें, किसी एक को एक तरफ से निकालना होगा, तो ये जो आ गया 15वें स्थान पे, आइए 19वें, तो 16 17 18 3 लोग जो है वो तो अंदर ही हैं, तो ये हो जाएगा ए 3 होगा। ये 15वें स्थान पे आ गए बाएं सिरे से, 19वें स्थान पे तो ऑलरेडी अरुण है, तो इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं। 2 कथन दिया हुआ है, उसी पे हमें क्या है? निकालना है। केबीसीएल ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। क्या है? फैसला किया है। एलायंस ने पिछले महीने से तेल की खरीद मूल्य बढ़ा दिया है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेकेंड कारण है और एक जो है वो क्या है? प्रभाव है। यानी सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। एलायंस ने पिछले महीने से तेल का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है, इसलिए केबीसीएल ने एलायंस को अपना तेल बेचने का फैसला किया है। 43 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक समान मूल्य वाली 10 कुर्सियों का कुल मूल्य कितना होगा? प्रत्येक कुर्सी का मूल्य का 1/4 जो है 140 के बराबर है। 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य 2 कुर्सियों के क्रय मूल्य से 560 अधिक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, या तो कथन 1 या कथन 2 जो है वो पर्याप्त है आंसर देने के लिए। अगर मान ले कि कथन 1 से चलते हैं तो कह रहा है माना कि कुर्सी का मूल्य जो है, एक कुर्सी का x है, तो x गुना 1/4 बराबर 140, x का मान 560 आ रहा है, तो 10 कुर्सियों का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 गुना 560 बराबर 5600। क्या है? 5600 हो जाएगा। कथन 2 से अगर भी हम चलेंगे तो कह रहा है कि माना कि एक कुर्सी का मूल्य क्या है? बाई है, 3 बाई - 2 बाई बराबर 560 है, तो बाई बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
560। तो 10 कुर्सियों का मूल्य जो हो जाएगा 560 गुना 10 यानी हो जाएगा ये भी 5600। तो ये दोनों आ रहा है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं हमें बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इसमें 8 त्रिभुज है। क्या है? 8 त्रिभुज है। विश्व भर में सबसे अधिक प्रजातियों की संख्या किसकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कवकों की है। कवकों की जो है विश्व भर में ज्यादा प्रजातियां हैं। कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। PbO2 + 4HCl PbCl2 + 2H2O + Cl2 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ जो खाली स्थान है, सही आंसर जो होगा वो होगा बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह है ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ऋणात्मकता ग्रहण करने अथवा जो है हाइड्रोजन धनात्मक त्यागने की प्रवृत्ति को जो क्या करते हैं, प्रकृति को ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ये पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्वयं अपचयित यानी रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। खाली स्थान ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी कहलाते हैं। निम्न में से किसमें स्थिति ऊर्जा का ह्रास होगा? सही जवाब हो जाएगा पानी में वायु के बुलबुले को ऊपर उठने पर। यदि कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो द्रव की बूंद का आकार द्रव के तल के तनाव द्वारा नियंत्रित होता है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब बाह्य दाब से जो है अधिक होता है। मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, जांघ पे। कहाँ? जांघ पे। हाथ की उंगलियों की अस्थिया को क्या कहते हैं? कहते हैं प्लेजेज। क्या कहते हैं? प्लेजेज कहते हैं। अब पैर की 2 हड्डी कौन कौन है? तो एक टिबिया और क्या है? फिबुला। क्या है? फिबुला है। अब भुजा के ऊपरी हिस्से में स्थित हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। दिया गया ग्राफ किसी विद्यालय के कक्षा X के चारों ओर 4 वर्गों की लड़कियां और लड़कों की संख्या दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का जो है उत्तर दीजिए। किस वर्ग के कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? अगर 10वां A की बात देखते हैं तो 22/40 गुना 100 बराबर 55% हो जाएगा। 10वां B में देखते हैं कि 19/39 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 48.71% हो जाएगा। क्या है? 71%। इसी तरह 10C के अगर निकालेंगे तो ये 26/40 गुना 100 बराबर ही हो जाएगा 65%। और 10D में निकालेंगे तो 21/37 गुना 100 बराबर हो जाएगा 56.75%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो C हो जाएगा। 10C में जो है वो सबसे अधिक है। एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाह्य त्रिज्या 2 दशमलव के स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो है वो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 गुना 22/7 गुना r गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 2800। तो r बराबर आ जाएगा 2800 गुना 7/2 गुना 22 गुना 100 यानी 49/11 बराबर 4.45 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव सत्य होगा? सही आंसर हो जाएगा कि समानांतर चतुर्भुज के कोनों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। यह सही है। समानांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, यह भी सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी, 1 और 2 जो है वो सही होगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं। 3x² - √6x - √6x + 2 = 0 इसको लिख सकते हैं क्योंकि -√6x - √6 - 2 √6x होगा। इससे क्या कीजिए √3x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3x क्योंकि ये √3 जो हो जाएगा 3 आ जाएगा, x गुना करके x² हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा √2 और यहाँ पर जो है कॉमन ले लेना है हमें क्या -√2 जो हो जाएगा कौन सा √3x - √2 = 0। तो ये हो जाएगा √3x - √2 बटा √3x - √2 = 0। x का मान जो हो जाएगा √2/3 और एक हो जाएगा √2/3 यानी दोनों जो मान है वो सेम आएगा। तो x का मान हो गया c। क्या है? c जो हो गया सही आंसर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ा हाफ × 15 × 15 यानी 225/2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। वर्तमान में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष है? सही जवाब हो जाएगा सी, विश्व बैंक के। क्या है? विश्व बैंक के हैं।
जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के जो है 14वें अध्यक्ष चुने गए थे। 14वें जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी आर्थिक उन्नति में सहायता करने के लिए वित्त पोषण, सलाह और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित है। 189 सदस्य देश हैं इसमें शामिल। किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? निवाहिका वेब पोर्टल आंसर हो जाएगा कालीकट। क्या है? कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह वेब पोर्टल संस्थान द्वारा डेटा प्रबंधन और रिपोर्ट करने के तरीके में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जो विभिन्न संस्थागत प्रक्रियाओं में सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। उस सही अर्थ या विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जीवों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो क्या हो जाएगा? स्टार फिश हो जाएगा। क्या? स्टार फिश हो जाएगा। उसके बाद जो है ये पेंगुइन हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा विशालकाय कछुआ हो जाएगा। विशालकाय कछुआ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा शार्क। क्या है? शार्क। और ये जो हो जाएगा ब्लू व्हेल। क्या है? ब्लू व्हेल। ये जो है साइज के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया गया है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। एक ही पाद से के जो है वो दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई, जिनके फलकों पर जो है PQRSTU अंकित किए गए। वह अक्षर चुने जो Q अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे आए गए। तो यहाँ पर देखना है कि सेम कौन है, तो T सेम है। T से जो है क्लॉक वाइज चल जाइए तो TSR हो जाएगा, नीचे TQU हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? Q के जो है अपोजिट कौन सा होगा, तो वो यहाँ है S हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। 59 नंबर विषाणु इन्फ्लुएंजा तो कवक क्या होगा? तो कवक जो है एस्पेरेगिलोसिस होगा। एस्पेरेगिलोसिस ए। जिस प्रकार विषाणु के कारण इन्फ्लुएंजा होता है उसी प्रकार कवक के कारण एस्पेरेगिलोसिस होता है। चलिए अगला देखते हैं। लुप्त संख्या का चयन करते हैं। 104 से 126 गया है +22 है। 126 से 148 गया है, ये भी +22 है, ये भी +22 है, ये भी +22 है, और ये जो हो जाएगा +22 करेंगे तो 214 हो जाएगा। 192 + 22 214। आंसर होगा बी। 4 चित्रों में से भिन्न चित्र कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भिन्न चित्र हो जाएगा, सी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में सी भिन्न है, अन्य सभी में जो है IDE क्रम में है, जबकि सी में IDE क्रम में नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ देखिए IDE क्रम में है, ये भी क्रम में है और ये भी क्रम में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो सी जो हमारा सही हो जाएगा। एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय बताएगा? क्या है? 90 डिग्री घूमने के बाद क्या बताएगा? तो ये बताएगा वो बी। क्या है? बी बताएगा, यानी 7 बजेगा। अगर मान लिया कि ये घड़ी है, अब देख लीजिए यहाँ जो होता है 6 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 4 होता है और यहाँ 7 होता है। घड़ी यहाँ से यहाँ तक अगर घूम रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है। 1 घंटे में क्या है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री गुना 3 घंटे अगर मान लिया कि घूमेगा तभी तो 90 डिग्री होगा। तो 3 घंटे 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। आंसर हो जाएगा 7। निम्न में से कौन सी आकृति दी गई आकृतियों में से विषम है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 63 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो विषम है। क्या है? विषम है। अन्य सभी जो बंद है, डी जो है वो क्या है? ओपन है। एक परिपथ के चारों ओर 5 एम्पियर की एक धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। इतने समय में परिपथ में एक बिंदु से कितना आवेश जो है वो प्रवाहित होगा? तो विद्युत धारा I बराबर जो है वो 5 एम्पियर है, T बराबर है 10 सेकंड, तो Q बराबर होता है 1 × T, I × T होता है। तो ये हो जाएगा 5 × 10 बराबर 50 कूलम। क्या हो जाएगा? 50 कूलम। आंसर जो हमारा हो जाएगा 64 के बी हो जाएगा। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपीड़न। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है वो संपीड़न कहलाता है। संपीड़न के इंग्लिश क्या होता है? तो क्या होता है? कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के निम्न घनत्व का क्षेत्र जो है विरलन यानी रिफ्रैक्शन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक रोग उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हैजा इन्फ्लुएंजा एक रोग है, उसके कारक जीव के बारे में ये सही नहीं है। टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम से, मलेरिया प्लाज्मोडियम से, एड्स HIV से, ये तीनों सही है। ऊपरी वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर प्रकीर्णित होने वाले सूर्य प्रकाश को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टिंडल प्रभाव के रूप में जाना जाता है। किसी कोलाइडी बिलियन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन होने की परिघटना जो है वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या है? टिंडल प्रभाव
कहलाता है। टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। निम्नलिखित कांचों में से कौन सी गोली रोग आवरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रबलित कांच जो है गोली रोग आवरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करना है। माना कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, यानी 12/x-3 प्लस 12/x+3 बराबर 60/60 हो जाएगा। जब इसे हल करेंगे तो 12 गुना 2x बराबर होगा x² माइनस 9, x² माइनस 24x-9 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का जब मान निकालिएगा तो 12 प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य 720 और 900 है। जब इसे x% के छूट पर बेचा जाता है तो 5x/3% का लाभ होता है। x का हमें मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है, अंकित जो है वो मूल्य है 900। छूट कितना दिया जा रहा है, x% दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 900 का 100 माइनस x%, क्या है, x%। अब जो है क्रय मूल्य कितना है, 720 है। लाभ कितना हो रहा है, तो 5x/3 के परसेंटेज। यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 720 का 100 प्लस 5x/3% जो लाभ है वो निकल गया। एक और विक्रय मूल्य जो है वो निकलेगा कितना, 900 का कितना, 900 का 100 माइनस x का परसेंटेज, ये बराबर हो जाएगा 720 गुना 100 प्लस 5x/3 के परसेंटेज, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य तो हमारे पास है तो बराबर कर दिए। यहाँ हो गया 100 माइनस x/100 प्लस 5x/3 बराबर हो गया 720/900। यहाँ जो है ये दोनों को बराबर किया गया, ये हो गया 900, यानी ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 500 माइनस 5x बराबर 400 प्लस 20x/3, यानी ये हो जाएगा 1500 माइनस 15x बराबर 1200 प्लस 20x। यहाँ से x के मान निकाल लीजिएगा, 300/35 प्लस में आएगा, ये हो जाएगा 8.4/7%, 8.4/7% डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर जो है इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है। भिन्न का हमें मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 175/4 को लिख सकते हैं 175/400, यानी 7/16। कमी क्या हो जा रहा है, 9/16 हो रहा है। क्या है, 9/16। तो माना कि भिन्न जो है, माना कि भिन्न बराबर हो जाएगा x/22, व्युत्क्रम जो है वो 9/16 गुना x/22। तो प्रश्न से कह रहा है कि x/22 को 9/16 बराबर 22/x, x² बराबर 16/9, x/22 का मान जो आएगा 4/3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न। कह रहा है नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम जो है वो कितनी है। तो 2 kg नमक जो है, नमक की घटी हुई कीमत बराबर हो जाएगा 272 गुना 15/100, यानी ये हो जाएगा 40.80। प्रति किलोग्राम नमक की घटी हुई कीमत 40.80/2 बराबर 20.40। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई को दोगुना कितना होगा। यानी हमारे पास रेल इंजन की जो लंबाई है वो कितना है, x है। चाल जो हो जाएगा 400 प्लस x/100 बराबर हो जाता है 235 प्लस x/60। यहाँ से बस हल कर देना है। 6 गुना 400 प्लस x बराबर 10 गुना 235 प्लस x। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2400
प्लस 6x बराबर 2350 प्लस 10x, x का मान जो आ जाएगा 12.5, क्या होगा 12.5 डी हो जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को किस मिशन के लिए चुना गया है। यहाँ डी बराबर जो x बराबर 12.5 है और x हम माने थे रेल इंजन की लंबाई, पूछ रहा है रेल इंजन की लंबाई को दुगना, तो यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी में 12.5 नहीं होगा, ये जो होगा 12.5 गुना 2 यानी 25 होगा। आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर को किस मिशन के लिए चुना गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एक्सियोम 4 के लिए चुना गया। क्या है, एक्सियोम 4 के लिए चुना गया है। देश का पहला डूबा हुआ यानी सनकेन म्यूजियम संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया है। देश का पहला डूबा हुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। देश का पहला डूबा हुआ संग्रहालय हुमायूं का मकबरा में उद्घाटित किया गया है। 29 जुलाई 2024 को दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे पर भारत का पहला डूबा हुआ संग्रहालय का अनावरण संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। हुमायूं का मकबरा जो है बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार जो है वो बनाया गया था। बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार बनाया गया था। यह था आरआरबी एएलपी सीवीटी 1 एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।